आप इस नक्शे को ध्यान से देखिए। भारत का यह नक्शा 1912 का है, अंग्रेज सरकार ने इसे बनाया था, जिसमें पाकिस्तान भी दिखाई दे रहा है और भारत भी दिखाई दे रहा है। तो अविभाजित भारत का यह 113 साल पुराना नक्शा उस समय ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। और आप इस नक्शे को बहुत ध्यान से देखिए, यह पूरा राज्य बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहलाता था। अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान भारत में राज्यों के नाम, उनका क्षेत्रफल और नक्शे आज से काफी अलग थे। उस दौर में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 3 राज्य आते थे और वो 3 राज्य थे महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा, गुजरात और सिंध। इस बॉम्बे प्रेसिडेंसी की राजधानी होती थी बंबई, जैसे आज हम लोग कहते हैं मुंबई। तो उस समय अंग्रेज मुंबई में बैठकर सिंध पर शासन करते थे। पूरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एक हिंदू बहुल राज्य था। आप जो 3 हिस्से देख रहे हैं, नीले रंग में सिंध, पीले रंग में गुजरात और जो महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा है जो आप ब्राउन रंग में देख रहे हैं, तीनों मिलाकर बनता था बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और यह नक्शा है 1912 का और यह नक्शा प्रतीकात्मक है। तो यह पूरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी हिंदू बहुल राज्य था। लेकिन उस समय कांग्रेस की एक गलती ने सिंध को पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग किया, फिर बाद में यह भारत से ही अलग हो गया। यह कैसे हुआ, अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। देखिए, 1920 के दशक में मुस्लिम लीग ने सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करने की मांग रखी। क्योंकि सिंध में मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी, इसलिए मुस्लिम लीग इसे एक अलग प्रांत यानी मुस्लिम बहुल प्रांत बनाना चाहती थी। सिंध में रहने वाले ज्यादातर मुसलमान भी अलग सिंध प्रांत की मांग का समर्थन कर रहे थे। इसी बीच 1928 में, ध्यान से सुनिएगा, 1928 में अंग्रेज सरकार के सामने अपनी मांगों को रखने के लिए कांग्रेस ने एक नेहरू रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, उनकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था। इसलिए इस रिपोर्ट का नाम पड़ा नेहरू रिपोर्ट। इस नेहरू रिपोर्ट में मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए कांग्रेस और मोतीलाल नेहरू ने सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करने की मांग मान ली। यानी मुस्लिम लीग की जो मांग थी सिंध को अलग करने की बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, वो नेहरू रिपोर्ट में मान ली गई और अंग्रेज सरकार से सिंध को एक अलग राज्य बनाने की सिफारिश इस नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से कर दी गई। अंग्रेज पहले से ही तैयार बैठे थे, उन्होंने इस मांग को देर सवेर मान लिया। उस समय सिंध में रहने वाले ज्यादातर हिंदुओं ने अलग सिंध प्रांत का विरोध किया था। आखिरकार 1936 में सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया। इसका सीधा असर देखने को मिला और सिंध एक मुस्लिम बहुल राज्य बन गया। अब आता है साल 1941। 1941 में देश में जनसंख्या गणना हुई। तो जनसंख्या में अलग सिंध प्रांत में मुसलमानों की संख्या करीब 72% थी, 72%। वहीं हिंदुओं की संख्या बची 26% यानी 26%। यानी जो हिंदू अब तक हिंदू बहुल राज्य का हिस्सा थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी हिंदू बहुल राज्य था, वो हिंदू जो उसका हिस्सा थे वो अब सिंध बनने के बाद अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक हो गए, जिसकी कीमत उन्हें जल्द ही चुकानी पड़ी। 1946 तक आते आते सिंध में जिन्ना की मुस्लिम लीग की सरकार बन गई। इसके बाद 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के बंटवारे की योजना को मंजूरी दी। बंटवारे की योजना में यह प्रावधान था कि कौन सा राज्य किस देश में मिलेगा, भारत में मिलेगा या पाकिस्तान में मिलेगा, इसका फैसला उस राज्य की विधानसभा को करना था। चूंकि सिंध प्रांत की विधानसभा में मुस्लिम लीग के जो विधायक थे वो सबसे ज्यादा संख्या में थे, इसके अलावा अन्य पार्टियों के भी कुछ मुस्लिम विधायक थे। तो इन सभी मुस्लिम विधायकों ने मिलकर 26 जून 1947 को सिंध विधानसभा में पाकिस्तान के पक्ष में मतदान दे दिया, वोट दे दिया और सिंध विधानसभा में यह प्रस्ताव पारित हो गया कि सिंध पाकिस्तान का हिस्सा होगा। अगर 1936 में सिंध अलग नहीं होता और वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा होता तो हिंदू बहुल राज्य होने की वजह से यह कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन पाता। वैसे भी 1946 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कांग्रेस की सरकार थी, जाहिर तौर पर पूरा राज्य ही भारत का हिस्सा बनता। खैर 1947 में जब सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बन गया तो यहां हिंदुओं के खिलाफ जबरदस्त हिंसा हुई। एक अनुमान के मुताबिक अकेले सिंध में करीब 2 लाख हिंदुओं का नरसंहार किया गया और हजारों हजार सिंधी हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुए और आज भी हम देखते हैं किस तरह से सिंध में हिंदुओं को मारा जाता है। इसकी वजह से सिंध से जो लाखों हिंदू थे वो बंटवारे के बाद भागकर भारत आ गए और शरणार्थी की तरह कैंपों में अपनी जिंदगी गुजारने लगे। तो इस सच्ची कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई।